हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 71st बीपीएससी का जो करंट अफेयर्स है नेक्स्ट मंथ फरवरी 2025 का कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जनवरी का कवर किया था, जनवरी 2025 का, और आज हम लोग फरवरी का करेंगे। सेम पैटर्न पे हम लोग कवर करेंगे। आपको हम बताते चलेंगे कि कौन सा करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, आप उसको नोट डाउन करते चलिएगा। आप मेरे साथ साथ जैसे जैसे मैं बताता चलूँगा, आप एक वाइट शीट रखेंगे और आप खुद से रनिंग नोट्स अपना बनाते चलेंगे। इस तरीके से मान लीजिए वाइट शीट है तो आप रनिंग नोट्स खुद से छोटा छोटा बनाते चलेंगे कि 1-1.5 पेज में आपका हो जाए। ठीक, ये पैटर्न को फॉलो करना है जिससे कि आपको करंट अफेयर्स याद हो जाएगा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को करंट अफेयर्स में होता है, तो करंट अफेयर्स को करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आपको करंट अफेयर इसी तरीके से याद होगा। आप 2 बार 4 बार वीडियो को सुने और इसके साथ साथ करंट अफेयर्स को हल्का फुल्का अपने अंदाज में, अपने राइटिंग में लिखते चलें। ठीक, और हाँ, इसमें हम लोग बिहार का भी जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम लोग ने इंक्लूड कर देते हैं इसी में ही। तो आपका बिहार से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स होगा वो आपका यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, ये फरवरी का है। फरवरी में ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा था नहीं कवर करने को, क्योंकि फरवरी में हम लोग इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट अलग से कवर करेंगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं कवर करने को। करंट अफेयर्स इसमें कम है, तो बहुत ज़्यादा 20-25-30 मिनट में हो जाएगा कवर। ठीक, देखते हैं कितना लंबा चलता है लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सेम पॉलिटिक्स से स्टार्ट करेंगे। पॉलिटिक्स का सेक्शन सबसे पहले लेंगे। प्रेसिडेंट रूल, मणिपुर में भी प्रेसिडेंट रूल लगा है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि प्रेसिडेंट रूल लगता कैसे है। तो हम लोग जो भी प्रेसिडेंट रूल लगने का प्रोसीजर है, हर चीज़ को हम लोग कवर करेंगे। जैसे आर्टिकल 56 से लगता है। ठीक, आर्टिकल 356 से, जहाँ पर कि जो स्टेट गवर्नर है वो रिपोर्ट भेजती है प्रेसिडेंट को, जहाँ वो सेटिस्फाइड होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो काम नहीं कर रही है इन अकॉर्डेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के या कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से जो स्टेट गवर्नमेंट है ये वो काम नहीं कर रही है, तो गवर्नमेंट जो गवर्नर है वो रिपोर्ट भेजती है प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट रूल लगता है। ठीक, दूसरा प्रेसिडेंट रूल तब लगता है जब मान लीजिए कि सेंटर जो है वो कोई स्टेट को कोई डायरेक्शन दिया। मान लीजिए मोदी जी अभी सेंटर में, तो मोदी जी कोई डायरेक्शन दिए मान लीजिए बिहार में नीतीश कुमार को, और वो डायरेक्शन अगर नीतीश कुमार मानने से मना कर देते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। ठीक, आपको बताना है कि आर्टिकल, अब ड्यूरेशन अप्रूवल, जब देखिए ये मान लीजिए हम लोग टाइमलाइन लेते हैं। ठीक, अब प्रेसिडेंट रूल स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे मान लीजिए कि इम्पोज हुआ, कोई स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा, तो 2 मंथ के अंदर, विदिन 2 मंथ्स दोनों हाउस में पास हो जाना चाहिए। पास होगा तो फिर ये 6 मंथ के लिए एक्सटेंड हो जाएगा। इसी तरीके से बार बार पास करके एक्सटेंशन मिलेगा 3 साल तक। ठीक, इसके बाद अगर एक्सटेंशन चाहिए तो आपको इलेक्शन कमीशन लिख करके देगा कि इलेक्शन करवाना वहाँ पॉसिबल नहीं है, तभी एक्सटेंड होगा, अदरवाइज एक्सटेंड नहीं होता है। पार्लियामेंट जो है 6 मंथ पे अप्रूवल करती है, ये तो सबको पता ही होगा। इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि रिवोक कैसे होता है, मतलब खत्म कैसे होगा, तो खत्म प्रेसिडेंट ही करता है। प्रेसिडेंट अपना जैसे प्रोक्लेमेशन लाता है उसी तरीके से प्रेसिडेंट इसको रिवोक करता है। अब इसमें इम्पैक्ट क्या होता है, तो आपके फंडामेंटल राइट्स पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, इम्पैक्ट होता है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है ना, उसका जो भी पावर होता है वो ट्रांसफर हो जाता है पार्लियामेंट को प्रेसिडेंट के थ्रू। ठीक, तो ये बेसिक इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए प्रेसिडेंट रूल को लेकर के। अब हम लोग देखते हैं दिल्ली इलेक्शन। अभी हाल फिलहाल में जो रेखा गुप्ता है वो शालीमार बाग से जीती हैं, एमएलए बनी हैं। आपको याद रखना होगा शालीमार बाग, लास्ट ईयर पीवाईक्यू पूछा था, आपको पता होगा पीवाईक्यू पूछा था कि जो उड़ीसा का जो सीएम है वो कहाँ से जीते हैं, तो किंजौर से वो जीते थे। हम लोगों ने कवर भी किया था, आप जाकर चेक कर सकते हैं। उसमें बीजेपी जो है 44 सीट लेकर के आई है 70 सीट में, और जो बीजेपी का वोट शेयर रहा है वो रहा है 45.56%। ठीक, आपको वोट शेयर भी याद रखना पड़ेगा, बीपीएससी इस टाइप से क्वेश्चन पूछती है। अब हम लोग आगे देखते हैं, वन लाइनर देखते हैं। तो जो वी आनंद नागेश्वरम है, उनका जो टेन्योर है, ये इंडिया का चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे, इनका टेन्योर जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, ये 31 मार्च 2027 तक अब रहेंगे। इसके साथ ही साथ जो ज्ञानेश कुमार है, ज्ञानेश कुमार को नया इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया। पहले ये इलेक्शन कमिश्नर थे, इनको अपॉइंट किया गया, ये 26th इलेक्शन कमिश्नर है, ये आप ध्यान रखिएगा। अभी पटना हाईकोर्ट में 5 नए जज को अपॉइंट किया गया, जैसे आलोक कुमार सिन्हा हैं, रितेश कुमार है, सोनी श्रीवास्तव हैं, सुरेंद्र पांडे हैं, अंशुल राज हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए पाँचों का नाम, बीपीएससी इस टाइप का क्वेश्चन पूछती है। अब हम लोग आईआर में चलते हैं। आईआर में देखते हैं, कुछ ज़्यादा कवर करने को था नहीं पॉलिटी में। बिम्स्टेक का जो यूथ समिट है वो कहाँ हुआ है, तो गांधीनगर में हुआ, ये आप ध्यान रखिएगा। ओपेक प्लस का नया मेंबर कौन बना है, तो ब्राज़ील बना है। आप ये इंपॉर्टेंट है, टिक लगाइए, इसको इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। आपको बताना है कि ओपीईसी, ओपेक का हेड क्वार्टर कहाँ है, ये आपको कमेंट में बताना है, ओपेक का हेड क्वार्टर कहाँ है। ठीक,
AI एक्शन समिट, जो थर्ड एडिशन का AI एक्शन समिट है, कहाँ हुआ थी? पेरिस में। वो आपको जगह याद रखना पड़ेगा। मोदी जी पार्टिसिपेट किए थे, इवन मोदी जी को चेयर किए हैं इमैनुअल मैक्रोन के साथ। तो जगह आपको पता होना चाहिए कहाँ हुआ है, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ग्रीस का जो पार्लियामेंट है वो इलेक्ट किया है कॉन्स्टेंटिन टैसोलस, नाम देख लीजिएगा, नया प्रेसिडेंट ग्रीस का। ग्रीस के नया प्रेसिडेंट कौन बने? तो कॉन्स्टेंटिन टैसोलस जो है नया प्रेसिडेंट बने हैं। यूनेस्को एक कैंपेन लॉन्च किया है वुमेन, जो वुमेन को मोर जो साइंस स्ट्रीम है उसमें लेके आने के लिए कैंपेन लॉन्च किया, उसका नाम है इमेजिन अ वर्ल्ड विथ मोर वुमेन इन साइंस। ये कैंपेन लॉन्च किया। अब क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, लगाइए VVI लगाइए इसको। अब क्वेश्चन कैसे आएगा कि इमेजिन अ वर्ल्ड विथ मोर वुमेन इन साइंस, ये कैंपेन किसने लॉन्च किया? तो आपको यूनेस्को लगाना है, ठीक। अभी हाल फिलहाल में जो US प्रेसिडेंट है वो सैंक्शन लगा दिए हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पे, ये आपको ध्यान रखना है। अर्जेंटीना विड्रॉ किया WHO से, ये आपको ध्यान रखना है। फ्रांस में ही जो मर्सिली है वहाँ इंडिया अपना सेकेंड डिप्लोमेटिक जो मिशन है वो ओपन करेगा। इससे पहले देखिए फ्रांस मोदी जी गए थे तो उसी दरमियान ये सब काम हुआ है, ठीक। माउंट डुकानो ये कहाँ है? तो ये इंडोनेशिया में, ये अभी इरप्ट हुआ है, ये आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो भी वोल्केनो इरप्ट होता है, जो भी साइक्लोन आता है, ये सब इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, बहुत हाई प्रोबेबल चांस है कि क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। इंडिया और US ट्रस्ट इनिशिएटिव साइन किया, तो आप इंपॉर्टेंट लाइए, पूछ देगा BPSC की ट्रस्ट इनिशिएटिव इंडिया किस कंट्री के साथ साइन किया, तो आपको US करना है, ठीक। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, ये ध्यान रखिए कहाँ हुआ? तो दुबई में हुआ। आपको ये याद रखना होगा कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो है ये कहाँ हुआ है? तो हुआ है कहाँ? दुबई में। इसका थीम क्या था? तो शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। थीम्स भी आपको पता होना चाहिए कि जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुआ था उसका थीम्स क्या था? तो थीम्स था शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब हम लोग इकोनॉमिक्स में चलते हैं। अब देखिए इकोनॉमी में म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम, ये स्कीम आया था बजट में था। तो ये किसके लिए स्कीम आया था? तो ये MSME के लिए था। उससे ज़्यादा आपको डिटेल में यही जाना है स्कीम के, बस इतना ध्यान रखिए कि MSME के लिए आया था। अब देखिए, अब मान लीजिए क्वेश्चन आता भी है तो आप कैसे उसको पकड़िएगा। तो क्रेडिट गारंटी मतलब कि लोन वोन देने का बात करेगा, किसको? तो MSME को, क्योंकि क्रेडिट गारंटी का मतलब ही होता है लोन वोन देने का बात करते हैं। आप इस तरीके से इस चीज़ को पकड़ सकते हैं। अब देखिए रिवाइज क्लासिफिकेशन ऑफ MSME, इसको VVI लगाइए, बहुत हाई चांस है कि PT में क्वेश्चन आ जाए कि MSME का जो रिवाइज गाइडलाइंस है, जो रिवाइज क्लासिफिकेशन है वो क्या है। तो हम लोग इसे अच्छे से देखेंगे। देखिए जो MSME है उसको माइक्रो स्मॉल मीडियम बोलते हैं, MSME, ठीक, इंटरप्राइजेज। तो माइक्रो का जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है ना उसको कर दिया गया 2.5 करोड़, ठीक। और वहीं पे जो उसका टर्नओवर है मतलब कि 10 करोड़, मान लीजिए कोई कंपनी है उसका इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ है और उसका टर्नओवर 10 करोड़ है, तो वो माइक्रो इंडस्ट्री कवर में कंसिडर किया जाएगा और उसको जो भी बेनिफिट होगा उसको माइक्रो इंडस्ट्री के थ्रू बेनिफिट मिलेगा, ठीक। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्मॉल। तो स्मॉल में जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो कर दिया गया 25 करोड़ और उसका टर्नओवर कर दिया गया है कितना? तो 100 करोड़। इसको आप ध्यान रखिए, क्योंकि अब देखिए, अब मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है, ठीक, अब वो 2.5 करोड़ से बढ़ करके 25 करोड़ से इन्वेस्टमेंट हो गया, उसका टर्नओवर हो गया है 100 करोड़, तो उस इंडस्ट्री को माइक्रो कंसिडर नहीं किया जाएगा, अब उसको कंसिडर किया जाएगा तो स्मॉल कंसिडर किया जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक। सेम उसी तरीके से जो मीडियम है, मीडियम में कितना इन्वेस्टमेंट है? तो 125 करोड़, ये आप ध्यान रखिएगा। और टर्नओवर कितना होना चाहिए? तो 500 करोड़ होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि अब देखिए मान लीजिए कि कोई इंडस्ट्री है या कोई इंटरप्राइजेज है, उसी तरीके से अब उसका इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ के 125 करोड़ हो गया है और वही टर्नओवर है जो 500 करोड़ हो गया है। तो उस इंडस्ट्री को अब हम लोग ना तो माइक्रो कंसिडर करेंगे ना तो स्मॉल करेंगे, अब क्या कंसिडर करेंगे? तो उसका कंसिडर क्या किया जाएगा? मीडियम कंसिडर किया जाएगा, मीडियम इंडस्ट्री, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। बिहार में देखिए मखाना बोर्ड बना है, ठीक, मखाना बोर्ड बना है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मखाना बोर्ड बना है तो मखाना बोर्ड बना कहाँ है ये आप बताइएगा, ठीक। किस डिस्ट्रिक्ट में मखाना बोर्ड इस्टेब्लिश हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कमेंट में बताना होगा, मैं इसका आंसर कमेंट में दे दूंगा, आपको बताना होगा, ठीक। क्योंकि ये पुराना न्यूज़ है, ये नया न्यूज़ है नहीं, ये बहुत दिन से न्यूज़ में है, इसलिए। अब देखिए मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन क्या बनता है कि मखाना का आपसे पूछ दे क्लाइमेटिक कंडीशन की, क्या क्लाइमेटिक कंडीशन है, क्यों पूछ दे? क्योंकि ये मेंस में पूछा है। अगर आप जो लोग भी सीरियस हैं और वो फॉलो कर रहे हैं तो 70th BPSC का जो मेंस क्वेश्चन पेपर होगा, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसने पूछा है मखाना बोर्ड का क्या क्लाइमेटिक कंडीशन है। तो टेम्परेचर चाहिए 200 नहीं होगा, 20 से 35 होगा, 200 गलती से लिखा गया, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। 20 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस, 200 तो मर जाएगा इतना अगर टेम्परेचर रहेगा तो। ह्यूमिडिटी 50 से 90 चाहिए। एनुअल रेनफॉल 100 से 250 चाहिए। जो लोग मखाना खेती देखें वो देखेंगे पाउंड में खेती होता है, ठीक। और सॉइल क्या चाहिए? तो स्मूथ एंड लूमी चाहिए, ठीक। बिहार जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है, 90%
वो इंडिया का अकाउंट कॉन्स्टिट्यूट करता है। ठीक, अब आपको ये सब ध्यान रखना है कि एनुअल रेनफॉल कितना चाहिए, तो 100 चाहिए। ये करेक्ट कीजिएगा। टेम्परेचर जो है मैं फिर से बताता हूँ, टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए। वहाँ 200 से 300 गलती से लिखा गया, आप उसको करेक्ट कीजिएगा। ठीक, अभी हाल फिलहाल में जो बजट में देखते हैं तो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो एफडीआई लिमिट जो इंश्योरेंस सेक्टर में उसको बढ़ा करके 100 से कितना कर दिया गया, सॉरी 74 से बढ़ा करके 100 कर दिया गया। ठीक, इसको आप ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश पहला स्टेट बन गया है जो कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी लेकर के आया है। पहला स्टेट बना है इंडिया का कौन, तो मध्य प्रदेश बना है जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी लेकर के आया है। वहीं पे जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है वो इंट्रोड्यूस किया है, तो स्वारेल एक सुपर ऐप है जहां से आपको जो भी रेलवे का सर्विसेज है सारा सर्विस आपको एक जगह पे मिल जाएगा। कहाँ, तो स्वारेल में मिल जाएगा। ठीक, चाइना के बाद इंडिया जो है वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग बन गया, तो ये इंपॉर्टेंट है। इवन पीवाईक्यू अगर आप देखिएगा तो 70th बीपीएससी का पीटी में ये पूछा हुआ है मोबाइल रैंकिंग, तो सेकेंड लार्जेस्ट बन गया। और बीपीएससी क्या करती है कि रिपीट करती है क्वेश्चन, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। ठीक, वहीं हम लोग देखेंगे कि जो मोहम्मद रफ़ी हैं, आप लोग मोहम्मद रफ़ी के गाने सुनते होंगे, तो उनको ऑनर करने के लिए 100 रुपये का कॉइन उनके नाम पे जारी किया गया है। अब देखिए ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक है इसको वीवीआई लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है और इवन पूछा भी है। अब अगर पीवाईक्यू अच्छे से देखिएगा तो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक कब से कब तक बनाया गया, तो फरवरी 24 से लेकर के 28 तक बनाया गया। और वहीं उसका थीम क्या रखा गया, तो थीम था फाइनेंशियल लिटरेसी वुमेन प्रोस्पेरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक तो कब से कब तक बनाया गया, मतलब 24 से लेकर 28 तक बनाया गया। आपको यह याद रखना है कि 24 से लेकर 28 तक बनाया गया। उसका थीम क्या था, थीम था फाइनेंशियल लिटरेसी एंड वुमेन्स प्रोस्पेरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, अब हम लोग रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस देखते हैं। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स देखते हैं, तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट ये है कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स निकालता कौन है, तो आरबीआई निकालती है। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि अभी तक कितना देश में डिजिटलाइजेशन हुआ है, मतलब किस एक्सटेंट डिजिटलाइजेशन पहुंचा है वो देखती है। एक्सटेंट ऑफ डिजिटलाइजेशन पेमेंट मतलब डिजिटल पेमेंट कितना हो रहा है, जैसे पेटीएम से, फ़ोनपे से, गूगल पे से, इन सब से कितना पेमेंट हो रहा है, मतलब लोग ऑनलाइन पेमेंट कितना कर रहे हैं, डिजिटल ट्रांजेक्शन कितना हो रहा है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कितना हो रहा है, ये सब देखते हैं। ये सेमी एनुअल मतलब हर 6 मंथ पे इसको देखा जाता है। ठीक, अब इसमें की पैरामीटर क्या क्या है, एक तो पेमेंट इनेबलर्स है, दूसरा पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड, मतलब जिधर से डिमांड है उस साइड से, दूसरा है सप्लाई साइड, जिधर से सप्लाई हो रहा है उस साइड से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर है कि नहीं, जिधर से डिमांड हो रहा है उधर से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, मतलब पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि प्रॉपर क्यूआर कोड है कि नहीं जिसपे पेमेंट हो सकता है, या फिर मान लीजिए कोई शॉप है तो उसके पास यूपीआई है कि नहीं, या फिर जो पेमेंट करने वाला है उसके पास प्रॉपर मोबाइल फ़ोन है कि नहीं जिसमें कि यूपीआई हो। ठीक, और यूपीआई से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बैंक, उसके पास बैंक अकाउंट है कि नहीं, इसलिए जनधन अकाउंट इसलिए तो खोला गया था ना। और कंज्यूमर सेंट्रलिटी, ये ध्यान रखिएगा। ये 5 जो पैरामीटर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स हम लोग देखते हैं। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इंडिया का जो रैंक है वो 6th है, मतलब कि इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में 6ठा ऐसा कंट्री है, 6 नंबर पे ऐसा कंट्री आता है जो मोस्ट वल्नरेबल है डिजास्टर को लेकर के। जैसे डिजास्टर मतलब अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, साइक्लोन आ गया, तो ये सब डिजास्टर को लेकर के बहुत ही वल्नरेबल है। ठीक, टॉप पे कौन है, तो डोमिका, उसके बाद चाइना, उसके बाद होंडुरस, मतलब डोमिका याद रखिएगा। टॉप पे इंडिया जो है वो 6th पे है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स सबसे इंपॉर्टेंट तो पहले ये होता है कि इसको निकालता कौन है, तो निकालती कौन है, तो इसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल निकालती है। ठीक, अब इंडिया का रैंक इसमें कितना है, तो इंडिया करप्ट कंट्री में 96th रैंक पे आता है। ये हमारा अचीवमेंट है कि हम लोग करप्शन में 96th पे है। ठीक, अब कितना सही कितना गलत है ये मुझे नहीं पता, लेकिन अब रैंक है तो है। लिस्ट करप्ट मतलब सबसे करप्ट है, तो ये तो देखिए जो स्कैंडिनेवियन कंट्री होगा वही रहता है हमेशा इन सब रैंकिंग में, तो डेनमार्क टॉप पे है, उसके बाद फिनलैंड है, फिर सिंगापुर है। ये आप ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा करप्शन कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा करप्शन साउथ सूडान में है। ठीक, साउथ सूडान जो है यहाँ पे आप लोग को पता होगा कि सिविल वॉर हो रहा है सूडान में, तो ये चीज़ आपको पता होगा। वैसे पाकिस्तान होना चाहिए था, लेकिन खैर ठीक है। अब ये हम लोग इकोनॉमिक्स से खत्म हो गया, सॉरी रिपोर्ट खत्म हो गया, तब हम लोग आ जाते हैं इन्वायरमेंट सेक्शन। अब इन्वायरमेंट हम लोग देखते हैं। अभी हाल फिलहाल में जो इनलैंड मैनग्रूव होता है ना, जो इनलैंड मैनग्रूव है उसको नोटिफाई किया है गुजरात गवर्नमेंट, कहाँ, तो कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक, और उसको नोटिफाई किया जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट में जो इनलैंड मैनग्रूव है उसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट नोटिफाई किया गया है। ठीक, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई लगाइए। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा कि बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो
कहाँ का मैन ग्रुप को नोटिफाई किया गया, इवन गुजरात में किस डिस्ट्रिक्ट का किया गया, तो आपको कच्छ याद रखना पड़ेगा। ऐसे नॉर्मली जब मैन ग्रुप का बात आता है तो आपको याद आएगा कि सुंदरवन याद आता है, लेकिन नहीं, गुजरात में मैन ग्रुप से, इस बात को ध्यान रखिएगा। इंडिया का फर्स्ट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर कहाँ अप्रूव किया गया, तो ये मध्य प्रदेश का रेवा डिस्ट्रिक्ट में किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी वीवीआई लगाइए। मध्य वाइट टाइगर तो बहुत भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि फर्स्ट वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर कहाँ अप्रूव किया गया, तो मध्य प्रदेश का रेवा डिस्ट्रिक्ट में किया गया। ठीक, अभी हाल फिलहाल में जो आसाम गवर्नमेंट है वो अपना 8th नेशनल जो पार्क है उसमें नोटिफाई किया है चिरांग दीपू टाइगर रिजर्व, सॉरी एलिफेंट रिजर्व एज अ 8th नेशनल पार्क। जो उसका टाइगर, सॉरी एलिफेंट रिजर्व है, बार बार मैं टाइगर रिजर्व बोल रहा हूँ, सॉरी, चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व है, उसको 8th नेशनल पार्क उसको नोटिफाई किया है, कौन, तो आसाम गवर्नमेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा कि चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व है कहाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, अभी हम लोग हाल फिलहाल देखते हैं कि न्यूज़ में ये था कि जो माउंट फेनेटल है ये है कहाँ, तो ये है इथोपिया में, वहाँ से मीथेन गैस मतलब निकल रहा था, तो ये इंपॉर्टेंट है कि माउंट फेनेटल कहाँ है, तो ये है इथोपिया में, जगह आपको पता होना चाहिए। माउंट डुकानो इंडोनेशिया हम लोगों ने ऊपर देखा ही था। तो हम लोग आगे चलते देखते हैं कि जो इंडिया का जो सोलर कैपेसिटी है, मतलब जो सोलर इंस्टॉलेशन होता है उसमें जो सोलर पावर हम लोग लेते हैं, तो उसका जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है कितना हो गया, तो 100 गीगावाट हो गया है इसका इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। आपको बताना है कि इंडिया टारगेट कितना रखा है, इंडिया का टारगेट क्या है सोलर कैपेसिटी का, ये आपको बताना है कमेंट करके। देखिए आपको कमेंट में बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वीडियो देख रहे हैं और अगर आप इंगेज नहीं रहेंगे, आप कमेंट नहीं करेंगे, तो फिर आपको बेनिफिट उतना नहीं होगा, क्योंकि इंगेजमेंट जरूरी होता है पढ़ाई में। आप सिर्फ देखिएगा तो कम बेनिफिट होगा। ठीक, हम लोग आगे चलते हैं। फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कार्बन मार्केट्स, अभी ये भारत में ही हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था, प्रकृति करके इसको नाम दिया गया था। ये सॉरी न्यू दिल्ली में हुआ था, इंडिया में हुआ था 24-25 फरवरी को। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। सोलीगा ट्राइबल कम्युनिटी, ये ट्राइबल कम्युनिटी का नाम याद रखिएगा। मोदी जी जो है अभी जब मन की बात करते हैं तो इस ट्राइबल कम्युनिटी का नाम लिए थे, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई लगाइए। अब ये क्या है कि जो टाइगर का पॉपुलेशन है ना उसको बढ़ाने में बहुत हेल्प किया है, कहाँ, तो जो कर्नाटक का बिलीगिरीरंगम जो हिल है, जो टाइगर रिजर्व है, वहाँ ये सोलीगा ट्राइबल कम्युनिटी। अब क्वेश्चन आपसे क्या आएगा कि जो सोलीगा ट्राइबल कम्युनिटी है वो है कहाँ, तो है बिलीगिरीरंगम में। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माउंट तारानाकी, अब माउंट तारानाकी को क्या किया गया कि लीगल पर्सन उसको बना दिया गया है। अब आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि माउंट तारानाकी है कहाँ, ठीक, न्यूजीलैंड में, या कौन सा कंट्री है जो अभी हाल फिलहाल में एक माउंटेन को लीगल पर्सन का स्टेटस दिया है, तो भी आपको न्यूजीलैंड बताना होगा। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई लगाइए, इस टाइप से बीपीएससी क्वेश्चन पूछती है। कली फंड ये लॉन्च किया गया था तो बायोडाइवर्सिटी को बूस्ट करने के लिए। इंडिया का फर्स्ट जू बेस्ड बायो बैंक, ये है कहाँ, तो ये दार्जिलिंग में, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, इंडिया का एनर्जी वीक, इसको वीवीआई लगाइए। अब ये कहाँ मनाया गया था, तो यशोभूमि द्वारका न्यू दिल्ली में मनाया गया था, और कब से कब तक, तो 11 से 14 फरवरी तक। ठीक, अब हम लोग का इन्वायरमेंट भी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग आते हैं साइंस एंड टेक में। अब इंडिया का न्यूक्लियर एनर्जी मिशन ये बजट में पेश किया गया था। अब इसमें 2-4 बातें हम लोग याद कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन आपसे न्यूक्लियर एनर्जी मिशन से या फिर न्यूक्लियर एनर्जी से पूछा जाए। ठीक, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है हम लोग वो देखते हैं। तो इंडिया टारगेट रखा है 100 गीगावाट अचीव करने का, कब तक, 2047 तक। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि 100 गीगावाट का जो टारगेट है इंडिया कब तक अचीव करेगा, इस टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, अभी फिलहाल भी इंडिया का जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है कितना है, तो 8180 मेगावाट है। जो वही गवर्नमेंट का जो प्लान है कितना है, तो 22,480 मेगावाट 2030-31 तक है, और 100 गीगावाट 2047 तक है, ये प्लान है। बजट में पैसा कितना दिया गया, तो 20,000 करोड़ रुपये एलोकेट किया गया है, और वहीं पे ये टारगेट रखा गया कि 5 जो स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर है 2033 तक बनाया जाए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा कि आपसे 5 स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर कब तक बनाने का टारगेट गवर्नमेंट रखी है न्यूक्लियर एनर्जी मिशन में, तो आपको डेट याद रखना पड़ा, 2033 और 47। आपको 2 डेट पता होना चाहिए, 2047 तक 100 गीगावाट और 2033 तक 5 मॉडुलर रिएक्टर। बोथ आर इंपॉर्टेंट एंड यू शुड मस्ट रिमेंबर दिस। ठीक, पंच मिशन ये किसका है, तो नासा का मिशन है। लॉन्च किसके थ्रू करेगा, तो स्पेस एक्स के थ्रू करेगा। अब इसमें करेगा क्या, तो आपको बस बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस इतना याद रखना है कि सन का जो कोरोना है उसको ऑब्जर्व करेगा, उसको स्टडी करेगा, बस। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि सन से रिलेटेड है, नासा का मिशन है। पंच जैसे ही दिखे याद रखिए, नासा का मिशन है, सन से रिलेटेड है, स्पेस एक्स के थ्रू ये जाएगा। ये 3 चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है, ये 3 चीज़ आपको याद
रखना है, नॉट मोर देन दैट। ठीक, हम लोग वन लाइनर्स में देख लेते हैं। अभी स्पेस एक्स का जो फैल्कन रॉकेट है वो लॉन्च करेगा, नासा का लूनर ट्रायल ब्लेजर ऑर्बिटर, ठीक, उसको लॉन्च करेगा। ये एक लूनर मिशन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी हाल फिलहाल में जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है एक कैंपेन लॉन्च किया है, उस कैंपेन का नाम है शतावरी। ठीक, अब ये किसके लिए, तो वो हेल्थ के लिए, फॉर बेटर हेल्थ। अब इसमें क्या है कि जो हेल्थ अवेयरनेस है उसको इंक्रीज करने का बात किया गया है। अभी देखिए सुनीता विलियम स्पेस में फंसी हुई थी, तो हम लोग बहुत ज़्यादा न्यूज में रही है कि सुनीता विलियम स्पेस में फंसी थी, तो सबसे लंबा टाइम तक स्पेस वॉक करने वाले स्टूडेंट सुनीता विलियम बन गए। ठीक, अब कितना देर वॉक की है वो, तो 62 आवर एंड 6 मिनट। इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो पेगी विटसन के पास था, जिन्होंने 60 घंटा 21 मिनट तक किया था। लेकिन अब ये रिकॉर्ड है सुनीता विलियम्स के। अब आपको इसमें याद क्या रखना है कि आपको ये याद रखना है 62 आवर्स एंड 6 मिनट्स, आपको एग्जैक्ट याद रखना है टाइम। आपसे क्वेश्चन एग्जैक्ट पूछा जा सकता है, आपको ये एग्जैक्ट याद रखना है टाइम। ठीक, एक्सॉम मिशन में एक भारतीय को चुना गया है, शुभांशु शुक्ला। ये बहुत दिन से न्यूज में, करीब 1-1.5 साल से न्यूज में, 2 साल से न्यूज में, तो ये ऑलमोस्ट सबको पता होगा क्योंकि हम लोगों ने 70th बीपीएससी का भी जब करंट अफेयर्स कवर किया था तब हम लोगों ने ये कवर किया था। ठीक, अब देखिए सर्जनम एक ये प्लांट है। अब कौन सा प्लांट है, तो बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट। अब ये कहाँ प्लांट है जो कहाँ इंस्टॉल किया गया, तो एम्स दिल्ली में किया गया है। वहीं पे आईआईटी मद्रास है, वो लॉन्च क्या करेगा, तो भारत कैंसर जीनोम एटलस कौन लॉन्च करेगा, तो आईआईटी मद्रास लॉन्च करेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अमेजन अपना फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ऑक्लॉट ये रिवील कर रहा है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा आपसे। अनंता ये गूगल का है, इंट्रोड्यूस किया लार्जेस्ट कैंपस, ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ, तो बेंगलुरु में। आपसे पूछ देगा, मान लीजिए क्वेश्चन आ जाएगा कि अनंता जो है वो किस कंपनी ने लॉन्च किया है अपना लार्जेस्ट कैंपस, तो गूगल ने किया है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज एंड डिफेंस। ठीक, अब देखिए एक्सरसाइज इक्विवेरिन, ये बेसिकली इंडियन आर्मी और मालदीव्स के बीच में होता है। ठीक, इंडियन आर्मी और मालदीव्सन आर्मी के बीच में होता है। कहाँ कंडक्ट किया गया था, तो ये कंडक्ट किया गया था मालदीव्स में, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। साइक्लोन 2025 ये इंडिया और इजिप्ट के बीच में हुआ था, कहाँ हुआ है ये, तो राजस्थान में हुआ है। आपको जगह भी याद रखना है किस जगह पे हुआ है। एक्सरसाइज कोमोडो ये बेसिकली नेवल एक्सरसाइज है, मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज है, और ये कहाँ होता है, तो बाली इंडोनेशिया में होता है, सॉरी। और इंडिया की तरफ से INS शार्दुल और P-81 पार्टिसिपेट किया था इंडिया के तरफ से। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। एक्सरसाइज विंगेड राइडर, ये आप ध्यान रखिएगा, इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स ज्वाइंटली कंडक्ट किया था, कहाँ, तो ईस्टर्न थिएटर में। ठीक, धर्म गार्जियन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQ में आया हुआ भी है, इंडिया जापान जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, और ये हुआ कहाँ था, तो माउंट फिजी जापान में हुआ है। आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये, VBI लगाइए, आपको माउंट फिजी आपको याद होना चाहिए, कहाँ हुआ था, तो माउंट फूजी में हुआ था, आपको ये याद होना चाहिए। मिलिट्री साइज जल थल रक्षा, ये बेसिकली कहाँ हुआ था, द्वारका में हुआ था, ये इंडियन आर्मी कंडक्ट किए थे। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि जो DRDO है और इंडियन नेवी है वो दोनों साथ मिल करके फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड नेवल एंटी शिप मिसाइल NASMRSR इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ये लॉन्च किया, कहाँ से किया, तो चांदीपुर। ये चांदीपुर कहाँ है, तो बेसिकली उड़ीसा में है, वहाँ से लॉन्च किया DRDO और इंडियन नेवी ने साथ मिल करके किया है। बॉर्डरमैन मैराथन, ये बॉर्डरमैन मैराथन कौन लॉन्च किया, तो ये किया है BSF। आपको याद रखना होगा कि किसने किया, BSF, इंपॉर्टेंट है, BPS इस टाइप से क्वेश्चन पूछती है। मान लीजिए दे देगी आपको कि बॉर्डरमैन मैराथन कौन कौन लॉन्च किया, आपको दे देगी कि आर्मी, BSF, NDRF, और इस टाइप से 2 ऑप्शन ITBP, कुछ भी ऑप्शन 4 दे देगी तो आपको BSF ध्यान रखना है। ठीक, इस टाइप से BPSC क्वेश्चन पूछती है। रक्षा मंत्री इनॉग्रेट्स 15th एडिशन ऑफ एरो इंडिया। अब एरो इंडिया जो है ना, एशिया का लार्जेस्ट बिगेस्ट एरोस्पेस डिफेंस एग्जीबिशन है। ये कहाँ हुआ था, तो बेंगलुरु इंडिया में होता है, नॉर्मली बेंगलुरु में ही होता है, तो आपको बेंगलुरु ध्यान रखना है। ठीक, चलिए, तो हम लोग का डिफेंस, हाँ, ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अवार्ड्स में आ जाते हैं। अब 67th एनुअल ग्रैमी अवार्ड किसको मिला था, तो एल्बम ऑफ द ईयर कॉबॉय कार्टर को मिला है। इस ध्यान रखिएगा, सॉन्ग्स ऑफ द ईयर नॉट अस लाइक उनको मिला है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर नॉट अस लाइक गाना है, ये दोनों गाना है, उसको मिला है। और एल्बम ऑफ द ईयर कॉबॉय कार्टर को मिला है। ठीक, बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट उसमें किसको मिला है, तो त्रिवेणी। अब वो उसमें
किसको किसको दिया गया था आप नाम देख लीजिएगा, वोल्टर किलरमैन, ईरू मस्तुमुतु और एक चंद्रिका टंडन। ये इंडियन ऑरिजिन की अमेरिकन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चंद्रिका टंडन ही नाम याद रखिए। और इनको किसके लिए मिला है, तो त्रिवेणी के लिए मिला है, ठीक, त्रिवेणी के लिए मिला है चंद्रिका टंडन को, ये इंपॉर्टेंट है। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट चैपल जॉन, बेस्ट रॉक सॉन्ग ब्रोकन मैन और बेस्ट रॉक एल्बम हैंकी डायमंड्स, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। साहित्य अकेडमी अवार्ड किनको मिला है, तो लेट चमन अरोड़ा, इनको मरणोपरांत मिला है। अब बेसिकली डोगरी लैंग्वेज में इनका एक किताब था, एक होर अश्वत्थामा, ठीक, अभी किताब का नाम याद रखिएगा, एक होर अश्वत्थामा। और ये बेसिकली डोगरी लैंग्वेज में आपको ये बताना है कि डोगरी लैंग्वेज कहाँ बोला जाता है, किस स्टेट में मेनली डोगरी लैंग्वेज बोला जाता है, ये आपको कमेंट में बताना है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ किसे मिला है, तो मनु मुस्ताक को मिला है। क्यों मिला है, तो ये एक कन्नड़ लैंग्वेज शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, हर्ट लैम्प, उनके लिए मिला है, जिसका ट्रांसलेशन जो है दीपा वशिष्ठी की है, ठीक। हम लोग आगे देखते हैं, इंडियन बायोलॉजिस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट हैं, कौन है, तो ये पूर्णिमा देवी बर्मन है, जिन्हें वुमेन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन की तरफ से दिया गया है, ठीक। पूर्णिमा देवी बर्मन को वुमेन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन की तरफ से दिया गया। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो दिस, क्योंकि ये बहुत चांस है एग्जाम में आने का, ठीक। नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट हैज़ वॉन स्कॉच अवार्ड। अभी पूछ देगा स्कॉच अवार्ड किसको मिला था, उसमें ऑप्शन दे देगा नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट अवार्ड, तो आपको नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट अवार्ड ध्यान रखना है इस बात की, ठीक। देखिए सुनील भारती मित्तल जो फाउंडर हैं भारतीय इंटरप्राइजेज के, उनको जो ब्रिटिश एम्पायर है जो नाइट कमांडर का जो उपाधि देती है ऑफ द मोस्ट एक्सेलेंस ऑर्डर, उनको मिला है। किनको मिला है, तो सुनील भारती मित्तल जी को मिला है, ठीक। अब हम लोग आगे देखते हैं, डेज देखते हैं। 2 फरवरी वेटलैंड डे मनाया जाता है, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स ऑफ आवर कॉमन फ्यूचर, बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम्स आप याद रखिएगा, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स ऑफ फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो दिस। 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्स डे मनाया जाता है। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है, तो उस दिन रमन इफेक्ट का डिस्कवरी हुआ था, किसने किया था, तो सीवी रमन ने किया था, ध्यान रखना है आपको। इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो पल्स डे बहुत कम चांस है पूछने का, बट वेटलैंड डे एंड नेशनल साइंस डे बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है पूछने का। अब हम लोग मिसलेनियस देख लेते हैं, जो मिला हुआ करंट अफेयर्स है, ठीक। मिसलेनियस हम लोग सबसे पहले देखते हैं, इंडियाज फर्स्ट फेरेट रिसर्च फैसिलिटी गर्व इन दृष्टि हैज बीन इनॉग्रेटेड एट अ ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट फरीदाबाद में गर्व इन दृष्टि को इनॉग्रेट किया गया, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक। अली अल लियांग फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो असम में मनाया जाता है, मिसिंग ट्राइब मनाती है, ठीक। जो फोर्ट विलियम्स है, जो ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर इंडियन आर्मी का, उसको नाम बदल के विजय दुर्ग कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछे देगा कि फोर्ट विलियम्स का नाम बदल करके क्या रखा गया है, तो आपको याद रखना है कि विजय दुर्ग रखा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है जो इंट्रोड्यूस किया सतत सर्च एंड रेस्क्यू एडेड टूल्स, ठीक। इसका सेकेंड वर्जन लॉन्च किया गया है, जो इंडियन ओशन में जो भी रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन होता है उसके लिए लॉन्च किया गया है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट झूमर डांस कहाँ परफॉर्मेंस हुआ था, तो असम में हुआ था, वीवीआई लगाइए। क्यों, क्योंकि मोदी जी भी पार्टिसिपेट किए थे और मोदी जी इनॉग्रेट किए थे, ठीक। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट कहाँ, तो भोपाल एमपी में, इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2025 कहाँ हुआ था, तो एमपी में हुआ था, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गीगा BS3 इज द थर्ड ब्लैक होल डिटेक्टेड बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी। गीगा B3 क्या है, तो थर्ड ब्लैक होल डिटेक्ट किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके आगे हम लोग देखते हैं, अभी गुजरात गवर्नमेंट जो है एक यूसी रिटायर्ड जज का पैनल बनाई, उसको हेड कौन कर रहा है, तो रंजना देसाई हेड कर रही है। अब वो क्या करेंगी, तो यूसीसी को रिव्यू करेगी और गुजरात के अकॉर्डिंग उसको फॉर्मुलेट करेगी, ड्राफ्ट बनाएगी, ठीक। हिमाचल प्रदेश लॉन्च किया है इंडिया का पहला फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, कहाँ, तो दबहोत नागलघोर में लॉन्च किया गया, ठीक। वहीं हरियाणा लॉन्चेज हर खेत स्वास्थ्य खेत कैंपेन को कौन लॉन्च किया है, तो आपको ध्यान रखना हरियाणा लॉन्च किया है, ठीक। उसके बाद हम लोग देखते हैं इंडिया का फर्स्ट AI यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च किया गया, तो महाराष्ट्र में किया गया। बिहार का पहला गोट सीमेंट कहाँ मिला, तो गया में कहाँ मिला नहीं है, फर्स्ट गोट स्टेशन कहाँ बनेगा, तो गया में बनेगा, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप VVI लगाइए, महाराष्ट्र वाला भी और बिहार वाला भी, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों VVI लगाइए। इंटरनेशनल बुद्धिस्ट फेस्टिवल कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया, तो बोधगया में किया गया था 31 जनवरी से 2 फरवरी तक, इंपॉर्टेंट है। रोबोट परी कहाँ इंस्टॉल किया गया, तो ये परी रोबोट है, पटना जंक्शन पर इंस्टॉल किया गया, जो कि पैसेंजर्स को का हेल्प करेगी, असिस्ट करेगी। आदि महोत्सव
ये आदि महोत्सव क्या था, ट्राइबल फेस्टिवल है, कौन इनोग्रेट किया था, तो द्रौपदी मुर्मू इनोग्रेट किए थे। मेजर ध्यानचंद जो नेशनल स्टेडियम है वहाँ इनोग्रेशन हुआ था इसका। इंडिया का फर्स्ट ओपन आर्ट वॉल म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा न्यू दिल्ली में। ये आप ध्यान रखिएगा, इंडिया का फर्स्ट आर्ट वॉल म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा, तो दिल्ली में। सूरजकुंड इंटरनेशनल फेस्टिवल हर साल होता है, कहाँ होता है, तो हरियाणा में होता है, इंपॉर्टेंट है। 24 दिव्य कला मेला कहाँ हुआ था, जम्मू में हुआ था, आपको ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कंट्री का पहला बायोपॉलीमर प्लांट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ बना था, तो कुंभी में, लखीमपुर खीरी दिल्ली में, ये आपको ध्यान रखना है। कंट्री लार्जेस्ट टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनेगा, तो लखनऊ बनेगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। कंट्री का लार्जेस्ट टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनेगा, तो लखनऊ बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विराट कोहली फास्टेस्ट बैट्समैन बन गए 14,000 ODI रन बनाने वाले। इससे पहले सचिन तेंदुलकर थे और इन्होंने 287 इनिंग्स लिया है, ठीक। शिखर धवन को भी ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया। आपसे क्वेश्चन ये है कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी इस साल जीता कौन था। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 इस साल कौन जीता था, ये आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक। उसके आगे हम लोग देखते हैं, उत्तर प्रदेश फर्स्ट असेंबली बन गया कंट्री में जहाँ की ट्रांसलेटर फैसिलिटी अवेलेबल करवाएगा, फर्स्ट स्टेट बन गया, ठीक, इस बात का ध्यान रखिएगा। झारखंड जो है वो गुटखा, टोबैको प्रोडक्शन इन सब पर बैन लगा दिया है। केरला पहला स्टेट बन गया जो कि साइंटिफिकली करेक्ट करेगा, डिस्पोज करेगा। मान लीजिए जो भी अनयूज्ड मेडिसिन है, मान लीजिए कोई भी मेडिसिन है जो कि अनयूज्ड एक्सपायर हो गया, तो उसको साइंटिफिकली उसको करेक्ट किया जाएगा, उसको डिस्पोज करने वाला पहला स्टेट कौन बना है, तो केरला बना है। सचिन तेंदुलकर को BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, आप ध्यान रखिएगा। मनु भाकर जो है वो BCCI स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड दिया गया, ध्यान रखिएगा। पंकज आडवाणी जो है 14th एशियन चैंपियनशिप जो दोहा में हुआ था वो जीत लिए हैं, तो यार ध्यान रखें। मिसलिनियस स्पोर्ट्स में है, कुछ कवर कर लिए, कभी कभी एग्जाम में आता है। करंट अफेयर्स देखिए आपका कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। इफ़ यू फाउंड वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल देन इट इज़ अप टू यू। आपको कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट में एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों जगह मिल जाएगा, आप दोनों जगह प्राप्त कर सकते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा, प्लीज़ मस्ट गिव रिव्यू, आपको रिव्यू देना है कि लेक्चर कैसा लगा, क्योंकि आप रिव्यू दीजिएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सजेशन, व्हाट इम्प्रूवमेंट आई शुड डू, आपको क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, वी विल इम्प्रूव ऑन दैट। आपको सजेशन भी देना है और आपको रिव्यू भी देना है इसका। और हम लोग साथ ही साथ ये भी प्लान कर रहे हैं कि अब देखिए ये करंट अफेयर्स तो हम लोगों ने कवर कर दिया पूरा डिटेल में इस तरीके से। अब हम लोग प्लान कर रहे हैं कि 50 MCQ के थ्रू भी आपको कवर करवा दिया जाए, और ये भी हम लोग जल्दी यूट्यूब पे स्टार्ट कर देंगे लाना, ठीक। जनवरी का कंप्लीट हो चुका है, फरवरी का भी हम लोग वो कंप्लीट कर देंगे, तो MCQ वाला एक साथ करवा देंगे। एक बार पहले मंथली हम लोग कंप्लीट कर देते, तो हम लोग का टारगेट है कि 15 जुलाई तक करेंट अफेयर्स आपका कंप्लीट हो जाए पूरा। आवर टारगेट इज़ 15 जुलाई तक आपका ऑलमोस्ट आपको मई तक का करंट अफेयर्स तो करवा दिया जाए। 15 जुलाई तक हम लोग का टारगेट है और हो जाएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इतना तो 8 महीने का तो आपको मई तक 15 जुलाई तक करवा दिया जाएगा, फिर एक दो मंथ का और करवा दिया जाएगा, ठीक। तो ये हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, आपको सजेशन एंड रिव्यू देना है। बाकी लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद।